हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहां भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप तैयारी करें टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कि आपके मन में आता है थोड़ा सा आराम कर ले तब पढ़ाई करेंगे, तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है और वह आपका कंपटीटर है। जिस टाइम आराम करेंगे आप, उस टाइम कोई अगला पढ़ रहा होगा, और जब भी आप से उसकी सामना होगी तो वो आदमी हमेशा आपसे आगे रहेगा। तो जब भी ख्याल आए कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं या फिर थोड़ा सो लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब हम आराम कर रहे हैं तो कोई ना कोई है तो ऐसे पढ़ रहा है। जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन में, जो कि भूगोल का प्रैक्टिस सेट है टीजीटी और पीजीटी के लिए। यह सेशन अब रोज़ दोपहर में 12 बजे होगा और सुबह में हिस्ट्री की होगी। चलिए आगे देखते हैं आज के इस प्रश्न को। निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? राइम, ग्रापेल, स्लीट या फिर वर्गा? तो ये क्या है? ये है वर्गा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब वर्गा जो है एक वर्षण का ऐसा रूप है जो धरातली सतह पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन स्लीट एवं ग्रापेल जो है यह हिम वर्षण का एक प्रकार है, यानी कि एक रूप है। जबकि राइम अत्यधिक ठंड से वृक्षों आदि पर जो ओस का हिम के रूप में जमने से संबंधित है वो होता है राइम। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर में निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो सबसे जो न्यूनतम तापमान होता है वो होता है आपका मध्य मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। जेट प्रवाह को, जो कि निम्न एक ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा सही नहीं है। यह उच्च वायु वेग का संकीर्ण बैंड है। यह 8 किमी से 15 किमी की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है। लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता होती है। या फिर डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातागर जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वातागर जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यामोत्तर रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा एक सही है? जिसको हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। आप एक चीज़ याद रखेंगे, यू मोका, यू मो का। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यू मोका, ठीक है, यानी कि यामोत्तर जो है यू मोका से होकर गुजरती है। आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिलान करना है समतुल्य रेखा और इसकी एक परिभाषा है। आइसोहेल क्या होता है? आइसोहाइट क्या होता है? आइसोनेफ क्या होता है? या फिर आइसोनीफ क्या होता है? तो आइए देखते हैं क्या क्या है। आइसोहेल जो है समधूप रेखा है। आइसोहेल क्या है? समधूप रेखा है, यानी कि आइसोहेल समधूप रेखा है 1/3। आइसोहाइट क्या है? आइसोहाइट जो है समवर्षा रेखा है। आइसोहाइट क्या है? समवर्षा रेखा है। और आइसोनेफ क्या है? तो आइसोनेफ जो है सममेघ रेखा है। आइसोनेफ सममेघ रेखा, ये आपको रटना पड़ेगा। आइसोनीफ क्या है? समान हिमपात रेखा है। तो A का 3 बी का 4, A का 3 बी का 4 इसमें और इसमें मिल रहा है। सी का 2 केवल इसमें मिल रहा है बी में। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है। आइसोहेल समधूप रेखा, आइसोहाइट समवर्षा रेखा, आइसोनेफ सममेघ रेखा और आइसोनीफ समान हिमपात रेखा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 3 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार? तो यह विचलित होती है 3 बार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैन एंड्रियास भ्रंश, यानी कि सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है? रूपांतर भ्रंश, अभिसारी भ्रंश, प्रसारी भ्रंश या फिर निमज्जनकारी भ्रंश? तो कौन सा है ये? ये है आपका रूपांतर भ्रंश। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछा सुमेलित कौन सा नहीं है। ज्वालामुखी एक तरफ दिया है, एक तरफ देश दिया है। कोलिमा, कोलिमा कहाँ पे है? तो कोलिमा मैक्सिमो में, बिल्कुल करेक्ट है ये। मेरापी कहाँ पे है? तो मेरापी जो है इंडोनेशिया में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है, ये भी करेक्ट है। और सबनकाया, सबनकाया कहाँ पे है? सबनकाया आपका है ये पेरू में है।
ये पेरू में है, न कि जापान में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबनकाया पेरू में है, जापान में नहीं है। आपको बताना है जापान में कौन सा ज्वालामुखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आप जानते हैं तो। निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल क्या है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको भली भांति पता है कि जो प्राथमिक सेल है वो है आग्नेय सेल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ तट दिया गया है, ये आपको बताना है। हम्बोल्ट, उत्तरी अटलांटिक अपवाह, बेंगुएला, अगुलहास। तो हम्बोल्ट जो है ये एक ठंडी जलधारा है और ये चिली और पेरू की स्थित है। चिली पेरू ये कैसी धारा है, ये ठंडी धारा है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और ये जो है बेंगुएला धारा महासागरीय धारा, ये इधर एक तल दिया है, एक तरफ दिया। हम्बोल्ट क्या है, ठंडी जलधारा है, ये चिली और पेरू में है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये क्या है, यह एक गर्म जलधारा है। बेंगुएला क्या है, ये ठंडी जलधारा, ये नामीबिया और एंगुएला पे है, नामीबिया और अंगोला। तो कहाँ पे है, नामीबिया और अंगोला। ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी। ए का दो किस में है, दो ठोर में है। और सी का एक, ए का दो, सी का एक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 और बी का 4 हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक अफवाह यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे में है। अगुलहास ये है मोजाम्बिक मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। विलियम बेवल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत या फिर लाप्लास का गतिक सिद्धांत। तो किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये नहीं है पूछा है। कैलिफोर्निया धारा, कनारी धारा, सोमाली धारा या फिर सुसीमा धारा, कौन सी नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो जो कैलिफोर्निया धारा है वो ठंडी है, ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में है। कनारी जो धारा है ये भी ठंडी धारा है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और जो सोमाली धारा है ये भी एक ठंडी धारा है, ये हिंद महासागर में है। और जो सुशीला धारा है ये एक गर्म धारा है, सुशीला है ऑप्शन नंबर डी। सुशीला धारा जो है ये गर्म धारा है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, समुदाय, जनसंख्या। जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, जीव समुदाय, जनसंख्या और जीवमंडल। चौथा है जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल। तो इसमें कौन सा जो है एक सही अनुक्रम है आपको बताना था। तो इसमें ये जीव है, फिर जनसंख्या है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बाद क्या है, जीवमंडल है। ये ऐसे चलेगा, ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है। वह है भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या फिर शीतोष्ण घास। तो कौन सा है, यह है बोरियल वन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है। सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना, सवाना कंपोज या फिर कंपोज डाउन्स। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा सी, सवाना कंपोज। अब देखते हैं प्रेरीज कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी मध्य एशिया में है। पुस्ताज हंगरी में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। और कैंटबरी जो है न्यूजीलैंड में है। तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। 1972, 1975, 1986 या फिर 1995। तो यह हुआ था 1975 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों और जंतुओं की जो सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदी में या फिर सवाना में। तो कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। थेल्स, स्ट्रैबो, इदरीसी या फिर फ्रेडरिक रेडजेल। कौन कहलाता है, ये बोला जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इनकी दो रचनाएं हैं या फिर पुस्तकें हैं। एंथ्रोपो जियोग्राफी और एक है राजनीतिक भूगोल। ये दोनों काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। निश्चयवाद, संभववाद,
नवनिश्चयवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा है? ये है आपका निश्चयवाद। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जनांगीकी संक्रमण है जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत या फिर जन्म दर में परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्लेज क्या है? एस्किमो की बिना पहिए वाली गाड़ी, टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली एक लकड़ी की बनी नाव, या फिर एस्किमो के मछली शिकार का औजार, या फिर टुंड्रा का एक पशु। ये क्या है? स्लेज क्या है? स्लेज एस्किमो की बिना पहिए वाली एक गाड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है और आप बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, यानी कि अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। तो उसी पे आप लोग फोकस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन में, जो कि है भूगोल की प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ दोपहर 12 बजे होता है और इसमें हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला ही क्वेश्चन है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। आदिवासी समूह दिया गया है, इधर दिया गया प्रदेश। बुशमैन, तो बुशमैन आपको पता है कि नामीबिया से, बुशमैन कहाँ की जनजाति है? नामीबिया की है। पिग्मी, पिग्मी आपको पता है जायरे यानी कि कांगो जायरे। एस्किमो, एस्किमो जो है अलास्का और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और गोंड आपको पता ही है कि ये भारत में पाया जाता है। तो यानी कि ए का 4, बी का 3, बी का 3, डी ऑप्शन दिया गया और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी वहाँ व्याख्या की जाएगी, तो इसलिए आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रो या फिर निग्रिटो। तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुई थी निग्रिटो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो निग्रिटो हैं, इसका विकास जो हुआ था मध्य एशिया में हुआ था। और निग्रिटो जो प्रजाति के लोग होते हैं अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों यानी कि कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है। इधर देश है, इधर स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। रोडेशिया, मिल्पा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ब्राज़ील में रोका होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया में टाबी नहीं होता है, ये होता है लदांग। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका गलत है। और सूडान में नगासू होता है। तो इस 3 के 3 सही हैं। जो गलत है वो सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? रॉटरडम कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है। तो ये किस उद्योग के लिए फेमस है? वस्त्र उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, कागज़ उद्योग या फिर दुग्ध विषयक उद्योग। तो यह कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है चीन, भारत, जापान या फिर इटली। तो आपको भली बात ही पता होगा जो रेशम उत्पादन में जो अग्रणी है वो चीन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद क्या आता है? चीन के बाद आता है भारत, जो कि सेकंड नंबर पे है। अन्य देशों में वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, रोमानिया आदि प्रमुख देश हैं, लेकिन ये चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ संसाधन के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं वो उदाहरण हैं। नव्यकरणीय ऊर्जा के उदाहरण बताना है आपको। नव्यकरणीय संसाधन के प्रकार क्या हैं? अनव्यकरणीय, पुनःचक्रीय या फिर एकल। तो नव्यकरणीय मतलब मीन्स ये हो जाएगा मिट्टी। अनव्यकरणीय जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा थोरियम। पुनःचक्री यानी कि जल को कर सकते हैं, दोबारा इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और एकल क्या है? यह क्रायोलाइट। तो ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ही बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया है? कृषि, उद्योग, सेवाएं और फिर सभी सही हैं। जो तृतीय क्षेत्र में तय होता है सी ऑप्शन, सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन तथा सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं।
निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ये नहीं है पूछा, ध्यान रखना है। बादाम पहाड़, जावर, बेलाडीला या फिर अनंतपुर। तो ये कौन सा लौह खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो है आपका है ऑप्शन नंबर बी, जावर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है लगभग 63.5%, 64.5%, 65.5% या फिर 66.5%। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो महिला साक्षरता था वो था 64.6%। तो जो अप्रॉक्सीमेट लगभग आसपास का ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष जो साक्षरता थी वो थी 80.9% यानी कि समथिंग 81%। और जो अंतराल था वो था 16.3% यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो साक्षरता का डिफरेंस था यानी कि अंतर था वो 16.3% था। तो ये आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो यह है उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? घाटी दिया, इधर क्षेत्र दिया गया। लाहौल स्पीति घाटी महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी के मध्य, कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य, फूलों की घाटी मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य, कुल्लू घाटी ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कश्मीर घाटी है वह ये पहला देखने के अनुसार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। आइए कुछ और देखते हैं। लाहौल स्पीति जो घाटी है वो महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। लाहौल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। और उसके बाद फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच है। और एक है तक कुल्लू घाटी जो कि महान हिमालय व धौलाधर श्रेणी की मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। विषुवत क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन सा बताना है? ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। या फिर डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जाड़े की वर्षा विशेषता किसकी है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों की, मानसून प्रदेश की, मरुस्थलीय प्रदेश की या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश की। तो जाड़े की जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, पृष्ठ दाहिने व चतुर्थांश में या फिर पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है? भूमध्य सागरीय, स्टेपी, टैगा या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो जो न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। तो कौन सी करती है? डी ऑप्शन आयन मंडल करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महासागर में सर्वाधिक व्यापक अकार्बनिक पैलोजिक निक्षेप निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल सिंधु पंख, रेडियो लारियन पंख, निपंख, ज्वालामुखी धूलि या फिर चूना प्रधान सिंधु पंख। तो ये है लाल सिंधु पंख। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। बी है नदियां
सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करते हैं, या फिर सी उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं, या फिर डी महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित होते हैं या फिर तरंगित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो ये रहे लगभग 22 क्वेश्चन। आपने इसमें कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इसके बाद क्या चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।